सभी छात्रों का स्वागत। हमारा अतीत भाग 2 सामाजिक अध्ययन कक्षा 7वीं का अध्याय 3। ये इतिहास का अध्याय है। दिल्ली के सुल्तान भाग 3। इस अध्याय के कुल हमने 3 वीडियो बनाए। ये भाग 3 और ये अंतिम वीडियो है। अब आप देखिए, खलजी और तुगल वंश के अंतर्गत प्रशासन और समय का नज़दीक से एक नज़र। अभी हम दिल्ली सुल्तान जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। जैसा दिल्ली सल्तनत के अंदर हम कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर कैकूबाद, कैकूसरी या अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद तगलक, फिरोज शाह तगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इन सभी सुल्तान शासकों के समय जो शासन चलाने के लिए विश्वासु सूबेदारों की और प्रशासकों की आवश्यकता थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषता अल्तमश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। जैसा कि अब देखिए, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक वो भी एक गुलाम थे और पुत्रों से ज़्यादा गुलामों पर इनका विश्वास ज़्यादा था। और ये जमींदारों के स्थान पर ये कभी विद्रोह करने की संभावना होती थी और इस तरह के उदाहरण इनके पास थे। इसलिए उन्होंने गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया और इन गुलामों को फारसी में बंदगा इनको कहा जाता है। बंदगा यानी गुलाम। अब ये सैनिक सेवा के लिए इनको खरीदा जाता था और वो अत्यंत वफादार होते थे। जब तक जिस शासक ने उनको नियुक्त किया है उनके प्रति वो काफ़ी वफादार रहते थे। लेकिन आगे जो दूसरा शासक बदलने के बाद नए शासक और पुराने शासक या उनके गुटों के बीच में झगड़े होने की संभावना होती थी। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए इनको बड़े सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे और इसलिए सुल्तान उन पर काफ़ी विश्वास करते थे और जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के पद, ऊंचे पद, राजनीतिक पद, ऐसे सूबेदारों को जो गुलाम या बंदगा होते थे उनको ही वो नियुक्त करते थे। अभी आप देखिए, ये बेटों से बढ़कर गुलाम सुल्तानों को सलाह दी जाती थी। जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसे हम देखभाल करनी चाहिए। अब जिस गुलाम को उन्होंने पाला है, पोसा है, ऊंचे पद उनको दिए हैं, तो उसके हमें देखभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। तो इस तरह आप देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनका लड़का आराम शाह की जगह पर जो अपनी पुत्री उनको उन्होंने वहाँ पर जो रजिया सुल्तान को उन्होंने नियुक्त किया था। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। तो इस तरह आप इन गुलामों का उदाहरण आप देख सकते हैं। तो देखिए, आप सुल्तानों द्वारा निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पद दिए जाते थे। ये गुलाम सबसे ज़्यादा बंदगों या गुलामों पर विश्वास करते थे, क्योंकि वो उनके प्रति काफ़ी विश्वास पात्र रहते थे। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगों का इस्तेमाल करते थे। जैसा कि अलाउद्दीन खलजी का जो कार्यकाल या कालखंड है 1296 से 1316 और मोहम्मद तगलक का 1324 से 1351 के बीच में इनका शासनकाल रहा। तो अक्सर ये आश्रित और निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे पदों पर, जो राजनीतिक पद होते थे, उन पर उनको बैठाते थे। जैसा दीवान हो या अन्य महत्वपूर्ण जो जमीन महसूल के संबंध में पद हो, तो ऐसे सभी विश्वास पात्र पदों पर बंदगों को या फिर जो निम्न जाति के लोग होते थे उनको वो नियुक्त करते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार तक जैसे पद वो देते थे। मतलब युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करने वाले ऐसे सेनापतियों को बंदगा या जो गुलाम लोग होते थे जिनको युद्ध के लिए खरीदा जाता था, उनके ऊपर इतना वो विश्वास करते थे। लेकिन कभी कभी इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने की संभावना भी होती थी। गुलाम आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति
वफादार रहते थे मगर उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं होते थे। जैसा एखादा गुलाम या सूबेदार या सेनापति या दीवान या वजीर, जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रति यदि वो वफादार होगा, यदि उन्होंने उसको नियुक्त किया है, तो वो आने वाला जो दूसरा शासक है उसके प्रति या उत्तराधिकारी के प्रति वह वफादार रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में कोई गारंटी नहीं थी। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के शासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट की स्थिति पैदा होती थी, क्योंकि इन सुल्तानों के समय भी और मुगलों के समय भी उसमें अलग अलग प्रांतों से आए हुए सरदार थे, तुरानी, ईरानी, दुरानी, अलग अलग जगह के, और उसमें भी उच्च और निम्न इस तरह की उनकी जाति भी हुआ करती थी। और इसलिए इन सरदारों के बीच में आपस में टकराहट या इनकी गुटबाजी भी होती थी। सुल्ताना द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण देने के कारण उच्च वर्ग के जो लोग थे, सरदार थे, वह काफ़ी नाराज होते थे या उनको कई बार धक्का भी लगता था। फारसी तवारी के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की थी। जैसा मिनाज-ए-सिराज का नाम जो इतिहासकार है, उन्होंने रजिया सुल्तान के बारे में भी इसी तरह अपने बात बताई है। जैसा जियाउद्दीन बर्नी जो 1285 से लेकर 1357 ये उस समय उनका यह कार्यकाल है, तो उन्होंने भी ऐसे निचले खानदान के लोगों के ऊपर या लिंग भेद के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की है। जैसा भाग 2 के अंदर मिनाज-ए-सिराज ने लिंग भेद के बारे में क्या विचार बताए, उसके बारे में हमने भाग में 2 में देखा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन कैसे थे? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज कुमार, अब ये अलग अलग जाति के निम्न वर्ग के लेकिन बहुत ही विश्वास पात्र ये लोग होते थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज कुमार नामक कलाल यानी शराब बेचने वाला, कलाब मतलब शराब बेचने वाला, फिर हजाम नाई मतलब बाल निकालने वाला जो फिरूज, इसके अलावा मनका, तब्बाक ये नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर मोहम्मद तुगलक के समय उन्होंने बिठाया। हालांकि मोहम्मद तुगलक में अपने प्रशासन व्यवस्था के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के प्रयोग जो किए, उसके बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड में आपको बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन व्यवस्था में किस तरह का अंतर था और उनको किस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसा कि 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, इनका नाम बड़ा इतिहास में समकालीन है उस समय के, इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमताओं के उदाहरण के रूप में जियाउद्दीन बर्नी ने बताया। जैसा कि बताया, जियाउद्दीन बर्नी का जो कार्यकाल है 1285 से 1357, एक इतिहासकार है, राजनीतिक विचारक थे जो मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के काल में वो भारत में रहे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक ग्रंथ लिखा है, और आज उसी ग्रंथों का हम उसका अध्ययन करके काफ़ी हमको जानकारी मिलती है। उसका नाम है तारीख़ फिरोज शाही। ये उनकी प्रसिद्ध कृति है और ये निजामुद्दीन औलिया के भक्त थे और अमीर खुसरो के घनिष्ठ मित्र थे। तो इस तरह इनका परिचय आता है और इन्होंने जियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान के बारे में इस तरह की आलोचना की है। तो उसके उदाहरण हम देखेंगे सुल्तान ने इस तरह की आलोचना क्यों की थी। अब याद देखिए, यह मुक्ति और एकता का काम क्या होता था। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने 20 सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारी दी थी। इन इलाकों को एकता कहते थे। अब ये जो सेना नायक होते थे, खिलजी और तुगलक शासकों के समय सेना नायकों को अलग अलग इलाके दिए और वहाँ से वो राजस्व वसूल करने का अधिकार उनको दे दिया। अब इन क्षेत्रों को एकता कहते थे और जो एकता इन्हें जमीन का टुकड़ा इन्हें संभालने वाले अधिकारी को एकतादार या मुक्ति उनको कहते थे। अब यह मुक्ति का काम क्या होता था? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। जब भी राजा को किसी भी समय यदि सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है तो मुक्ति उनको अपने सैनिक मुहैया कराएगा। अपनी एकता में कानून और व्यवस्था बनाए रखेगा।
मतलब जो उनका क्षेत्र दिया गया है जहाँ से वह राजस्व वसूल करते हैं, अपने सैनिकों को रखते हैं और ऐसे स्थान पर या जगह पर कानून और व्यवस्था रखने का काम मुक्ति का होता था। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूल करने का काम करता था। अब ये सैनिक जो सेवा जब भी राजा को दूसरे किसी क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए या उस प्रदेश को काबिज करने के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी, ऐसे समय पर यह मुक्ति अपने सैनिकों को देते थे और इन सैनिकों को इन जो राजस्व वसूल किया जाता था तो उससे उसका वेतन के रूप में उनको पैसे दिए जाते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। इस तरह यह मुक्ति और एकता का काम आप देखिए। अब यह मुक्ति पद की विशेषता क्या थी? मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े समय के लिए ही मिले। जैसा मनसबदारी पद्धति के अनुसार जो पद दिया जाता था, मनसबदार, सियासपा, निमासपा, द्वासपा, इस तरह के पद हुआ करते थे और उसमें मनसबदारी प्रथा और ये मुक्ति, इनमें थोड़ा सा फर्क है। मनसबदार कई शासकों ने उनमें बदलाव भी किया है। अकबर के समय में भी इस तरह बदलाव हुआ है, जैसा पंचहजारी मनसबदारी, तो उसमें सेना भी रहते थे। और इसी तरह आप यहाँ देखेंगे कि इनको राजस्व वसूल करना, भूमि का टुकड़ा मिलता था और उस पर वो राजस्व वसूल करते थे, वह सैनिक भी रखते थे, लेकिन अपने राजा के प्रति बड़े वफादार होते थे। अब यह मुक्ति को लोगों को काबू रखने का इनको, क्योंकि ये कभी राजा के खिलाफ अपने सैनिकों को लेकर विद्रोह ना करे और इसलिए उन्होंने मुक्ति पद को वंश परंपरागत, मतलब यदि वो उनके पिता के पास ये पद है तो बेटे को नहीं मिलता था और थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। इसके बाद उनका स्थानांतर यानी उनके ट्रांसफर भी की जाती थी, क्योंकि अधिक समय तक यदि एकता या मुक्ति वहाँ पर वो रहते हैं तो वहाँ से फिर उनके हो सकता है कि वह अधिक लोगों के ऊपर राजस्व लगा दे या राजा के खिलाफ वो विद्रोह कर दे और इसलिए उनका ट्रांसफ़र या स्थानांतर किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों को बड़ी सख्ती से पालन किया गया। अभी हम आगे देखेंगे भी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की प्रशासन व्यवस्था, वो वंश परंपरागत पद मुक्ति के नहीं रखे। इसके अलावा कुछ थोड़े समय के लिए उन्होंने वो एकता दे दी। इसके बाद उनका 2-3 साल के बाद उनका स्थानांतर ट्रांसफ़र होता था और इसलिए राजा को या सुल्तानों को यह डर नहीं होता था कि मुक्ति हमारे खिलाफ कभी सैनिकों को लेकर विद्रोह कर सकता है। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए थे कि ये मुक्ति कितना राजस्व वसूल कर रहा है, ज़्यादा अधिकतर तो नहीं कर रहा है या प्रजा इससे दुखी तो नहीं हो रही है। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूल करें, मतलब जो सुल्तानों के शासनकाल में जो कर जो भूमि पर लगाया गया था उस कर से अधिकतर कर ये वसूल ना करें और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें। इससे ज़्यादा सैनिक रखने की उनको अनुमति नहीं थी और जो राज्य लेखा जो उनका विभाग होता था बार बार वो इस तरह की इंक्वायरी वो करते थे। अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति क्या थी? जैसा कि आप देखिए, पहले वाले सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में इन्होंने स्थायी सेना का गठन किया था और स्थायी सेना के सैनिकों को देने के लिए पैसों की आवश्यकता थी और ये पैसा उनको जो किसान थे उनसे भू राजस्व के रूप में जो पैसा आता था और उससे वह अपने सैनिकों को पैसा या तनख्वाह देते थे। अब वो भू राजस्व की नीति क्या थी उसके बारे में हम देखेंगे। दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। अब उन्होंने जो बदल कुछ किया है, भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को अपने सत्ता के आगे झुकने के लिए उन्होंने बाध्य किया। जो बड़े बड़े जमींदार थे, सामंत थे, सामंत का काम क्या था? राजा को नजराना देना, या सामंतों का काम था कि जब सैनिकों की आवश्यकता लगेगी वो सैनिक उनको मुहैया करना है। तो इस तरह यह सामंत जो है, भूमि के स्वामी सामंत और अमीर जमींदार, इनको अपने सत्ता के सामने झुकने के लिए इनको अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले इनको झुकाया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया।
अब ये पहला भू राजस्व का अधिकार सामंत के पास था, अमीरों के पास था, जमींदारों के पास था। वो निर्धारण जमीन का कितना टैक्स वसूलना है किसानों से, वह अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हाथ में लिया। आज जो वसूली करना है वह भी स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार उन्होंने छीन लिया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया। इसके पहले सामंत वह कर नहीं देते थे, लगान नहीं देते थे, और वह खुद ही तय करते थे कि आपको इतना लगान आपके ज़मीन पर देना है। वह भी अधिकार उनसे निकाल दिया। सुल्तानों के प्रशासकों ने ज़मीन की फैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। अब उसके पहले तो एक तरह के वो उस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उनके पूरे अधिकार ही छीन लिए। जैसा पहले मुक्ति वाला का अधिकार हमने देखा, अब उसके बाद भू राजस्व नीति में सामंतों के अधिकार छीन लिए। वो खुद ही भू राजस्व की नीति तय करते थे, जमींदार और सामंत वो भी अधिकार छीन लिया। इसके अलावा उनको भी खुद टैक्स देना पड़ा और ये खुद नौकरी करने लगे। अब उस समय जो है वो 3 प्रकार के उनको कर देने पड़ते थे। अब जो कृषि पर जो खराज नाम का कर था या लगान थी, कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, जो किसानों की उपज का 50% हिस्सा उनको देना पड़ता था। और दूसरा था मवेशी यानी जानवर, गाय बैल भैंस जो भी होते थे उनके ऊपर टैक्स देना पड़ता था। और दूसरा घरों के ऊपर भी टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के समय देना पड़ता था। अब जैसा कि सुल्तानों ने काफ़ी बड़ी सेना तैयार की थी, स्थायी सेना थी, नए नए प्रदेशों को काबिज और अपने साम्राज्य का विस्तार ये दिल्ली के सुल्तान विशेषतः अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक कर रहे थे। लेकिन उस समय जो सुदूर दूर के प्रांत थे उनकी स्थिति क्या थी? अभी आप इसमें देखेंगे कि इस उपमहाद्वीप के काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने कब्जा नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसा कि दक्षिण भारत पर अपने अभियान शुरू किए, दक्षिण भारत के अपने अभियान किए थे, जैसा कि मोहम्मद तुगलक ने भी अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लाई थी। तो इस तरह कोई और ये जैसा कि मध्य भारत तक का क्षेत्र उनके कब्जे में था, पूरा दक्षिण भारत उनके पास नहीं था। फिर भी दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही, दक्षिण भारत यानी जो आपका बिल्कुल दक्षिण का तमिलनाडु और वो क्षेत्र, अब यह विजय के तुरंत बाद ही वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया, दक्षिण भारत उनके पास आ गया। फिर उस प्रदेश के लोगों ने अपना विद्रोह या शासकों ने करके सत्ता अपने हाथ में ले ली। फिर यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठन में मुसलमान सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। अब ये गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदानी क्षेत्र यानी आज का जो बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, ये काफ़ी उपज वाला क्षेत्र था। वो भी क्षेत्र अपने साम्राज्य के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक लाना चाहते थे। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार व जमा तो ले लेते थे, पर कुछ समय के बाद वहाँ के जो सरदार थे स्थानीय, वो उनके नीतियों को और या उनके अधिपत्यों को नहीं मानते थे। जैसा कि सरदार और उनकी किलेबंदी कैसी होती थी। अब याद देखिए, अफ्रीका देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता बतला है कि सरदार कभी कभी, अब ये सरदारों के इब्न बतूता ने क्या बताया, चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। अब ये सरदार जो रहते थे उबड़ खाबड़ चट्टानी पर्वतीय पहाड़ी इलाका या घने जंगल, वह अपने वो किले बनाकर रहते थे। और कभी कभी बांस के झुरमुटों में, मतलब बांस के जो झुरमुट होते थे काफ़ी बड़े पैमाने पर, भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है, इसके अलग अलग हिस्से आपस में एक दूसरों के साथ गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं, लेकिन उनको जो दूसरे दुश्मन है उनको पता ही नहीं होता कि इस बांस के झुरमुट के अंदर कोई और रह रहा है क्या, उसके बारे में पता नहीं होता है, जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। मवेशी मतलब आप देख लीजिए कि बहुत बड़ा ये बांस के झुरमुट होते हैं और उसके अंदर ही मवेशी होते हैं, इवन फसलें भी रहती है।
अंदर ही पानी भी उपलब्ध होता है। अर्थात ये जो पानी होता है वर्षा का जल, इकट्ठा किया हुआ बारिश का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता, क्योंकि पता ही नहीं होता कि अंदर सेना है, मवेशी है और सैनिक है। ये सेना जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। तो इस तरह आप देखेंगे कि उस समय कि किस तरह ये कूटनीति और सैनिक कैसे छुपकर रहते थे और दुश्मनों के साथ किस तरह वह लड़ाई करते थे। चंगेज खान का दिल्ली पर हमला, बाद में सुल्तानों द्वारा विशाल सेना का निर्माण कैसा हुआ। अब जैसा कि ये चंगेज खान ने बार बार दिल्ली पर आक्रमण किए। अब देखेंगे उत्तर भारत पर अक्सर, विशेषता दिल्ली का इतिहास भाग 2 के अंदर भी हमने देखा, दिल्ली को कई बार उजाड़ा गया और कई बार शासकों ने उसको बसाया। उसका भी इतिहास हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको इसको देखने के लिए आपको वीडियो नंबर 2 आपको देखना पड़ेगा, भाग 2। तो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में जो ट्रांसऑक्सियाना, जो आज का उज्बेकिस्तान का भाग है, जो पहले 1990 के पहले रशिया का भाग हुआ करता था, उस पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अभी आप देख सकते हैं कि ये 1219 के समय उस तरह के उन्होंने हमले शुरू किए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मुगलों के दावे बढ़ गए। जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन कार्यकाल 1296 से लेकर 1316 और मोहम्मद तुगलक का 1324 से 1351 ये उनका कार्यकाल था, और उस समय मुगलों ने काफ़ी अपने आक्रमण भी दिल्ली पर किए। ऐसे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना का खड़ा करना पड़ा। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अभी हम इस चुनौती के बारे में इन्होंने सामना किस तरह किया है उसके बारे में भी हम देखेंगे। अभी आप यहाँ देखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत प्रकार की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर जैसा कि दिल्ली पर 2 बार हमले, दिल्ली पर जो हमला हुआ है ये 1299 और दूसरा एक 1300, और फिर दूसरा और जो हमला हुआ है 1302 और 1303। अब इसमें जो इनमें सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की, क्योंकि इस तरह के बार बार मंगलों के आक्रमण हो रहे थे और इस आक्रमणों से बचने के लिए उसने यह तय कर लिया कि जब यह स्थायी सेना को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो मोहम्मद तुगलक है, उनके पारंपरिक वर्षों, जैसा मोहम्मद तुगलक के जो प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमले हुए और मंगोल सेना थी वो परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसओक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली और एक स्थायी सेना तैयार करने का उसका एक आक्रामक कदम था। लेकिन उसी समय वहाँ पर बर्फ़ गिरने लगा और उनको मौसम के बारे में जानकारी ही नहीं थी, और कई सारे सैनिक उसमें जो है काफ़ी ठंडक के कारण मर गए, और कुछ सैनिक जो है फिर बताने के लिए आए कि हम वापस आए हैं। अभी आप दूसरा देखिए, या अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए जो सीरी नाम का एक नया गैरिसन शहर बनाया। गैरिसन शहर मतलब जहाँ पर सैनिकों का बसाव स्थान, जहाँ सैनिकों के रहने की व्यवस्था। जैसा कि मानचित्र 1 में आप इस शहर को आप ढूंढिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली कोना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना डाली। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में जो अपनी राजधानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दौलताबाद आता है वहाँ उनको भेज दिया। इन्होंने फरमान निकाला कि वहाँ दिल्ली के अंदर बूढ़ा कोई भी नहीं रहेगा, सभी लोगों को उनके साथ दौलताबाद आना पड़ेगा, और जो लोग रहते थे वहाँ पर उन्हें सेना के लिए वो जगह दे दी। अब ये दिल्ली को कोना है, सीरी है, वो कई स्थान अब जैसा कि मानचित्र 1 में आप देख सकते हैं। सैनिकों के पेट भरने की समस्या, जैसा आप देख सकते हैं, को गंगा यमुना के बीच के भूमि पर यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया। जो गंगा यमुना के दोआब, जो काफ़ी उपज की भूमि थी, भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा करके हल किया और किसानों की पैदावार का 50%
हिस्सा कर के तौर पर यह तय कर दिया गया। जैसा कि हमने देखा खराज ये उनको देना पड़ता था किसानों को। जैसा कि आप देखेंगे सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतों पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए और उसी समय वहां पर अकाल पड़ा। अभी आप देखेंगे मतलब जो भी योजना उनकी अच्छी होती थी, लेकिन वो किसी न किसी कारण उनकी फंस जाती थी। यह मोहम्मद तुगलक का उदाहरण। अभी आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा मोहम्मद तुगलक के बारे में और थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। सैनिकों का वेतन भी देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय सैनिकों को वेतन के बगैर वो कैसे जी सकते थे। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू कर दिया। अब ये इक्ता क्या होता था? जमीन का टुकड़ा होता था और जो उसका जो मुक्ति सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अक्सर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण भी किया और व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उनको उन्होंने सजा का प्रावधान रखा और कीमतों का नियंत्रण भी किया। अफसरों की नियुक्ति की, सामानों के दर का सर्वेक्षण किया, ऐसे गुप्त अधिकारियों को नियुक्त किया ताकि कोई अपने पास सामानों का अधिकतर जो है भंडार ना करके रखे और जानबूझ के बाजार में कृत्रिम जो टंचाई उसको निर्माण ना करें। ये भी ध्यान अलाउद्दीन खिलजी ने रखा और इसीलिए लोगों को जो चीज़ें मिली बिल्कुल माफक दर से मिली और ऐसे करने की कोई ज़रूरत भी नहीं करता था। अधिक महंगी चीज़ें भी कोई नहीं बेचता था। अब यहाँ पर आप दूसरा देखेंगे मोहम्मद तुगलक का। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमत पर नियंत्रण करने के जगह उसने जो नियम जैसा कि कीमत को नियंत्रण करना चाहिए उसके जगह पर उसने कुछ आज के जैसा कागजी मुद्रा की तरह जो टोकन और सांकेतिक मुद्रा चलाई उसने। अब ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर यह सस्ते धातु यानी तांबे के होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था और लोग भी बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के को उन्होंने बचा कर रखा। अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही देते थे जो चांदी के होते थे, तांबे के। और इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़े आसानी से लोगों ने बनाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, लोगों ने अपने घर के अंदर ही जैसा टकसाल बनाना शुरू कर दिया। घर में ही हुबेहूब उन्होंने जो कॉइन से वो बनानी शुरू कर दिया और सोने और चांदी मार्केट से गायब हो गया। अब जैसा कि प्रशासनिक कदमों के बारे में अलाउद्दीन खिलजी के देखते हैं तो उसमें वह काफ़ी सफल रहे हैं। इतिहासकारों ने कीमतों में काफ़ी कीमत कमी होती, बाजारों में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की प्रशंसा की जाती है कि जो भी कोई अपने भंडारण में अतिरिक्त सामान दबा के रखेगा उस पर कार्रवाई की जाती थी। सामानों का जो सर्वेक्षण होता था और कोई इस तरह चीज़ों का जो है दाम कोई जानबूझ के उसका नहीं बढ़ा पाता था। मगर कोई ऐसा यदि करता तो उसको सजा होती थी। मंगल आक्रमण के खतरे भी उसने सफलतापूर्वक उसका सामना किया। अभी हम देखेंगे आखिरी मोहम्मद तुगलक का। मोहम्मद तुगलक द्वारा जो कदम उठाए गए वह हर कदम उनका असफल रहा है। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा भी छोड़ दिया, अपने विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे भी कई परेशानियां तैयार हुई। अपने दिल्ली के लोगों को वहाँ से निकालकर सीधा दौलताबाद ले आया। उससे काफ़ी जनता भी नाराज़ हो गई। करों में वृद्धि, जैसा गंगा यमुना के द्वार पर जब अकाल पड़ा उसी समय लोगों के ऊपर उन्होंने अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। उससे काफ़ी जनता नाराज़ हो गई। जनता ने विद्रोह किया, बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः जो टोकन मुद्रा थी, जो लोगों ने अपने घर के अंदर ही टकसाल शुरू किया और जो सोने और चांदी जो है मार्केट से गायब हो गया। तो जो भी निर्णय उनके मतलब अच्छे प्रयोग थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के हर तरह का प्रयोग प्रशासनिक कार्य यह सफल रहा।
अब उसमें आप देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका ए को अब यदि देखते हैं तो उसमें देखेंगे तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंश का शासन रहा। जैसा कि बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इमरान खान लोधी और 1526 में बाबर के साथ जो पहली पानीपत की लड़ाई होती है और उसमें इमरान खान लोधी हार जाता है और बाबर वंश की शुरुआत होती है। तब तक जो है जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, क्योंकि अलग अलग जगह विद्रोह हो रहे थे। सैयद और लोधी वंश का जो है शासन धीरे धीरे करके वो भी खत्म हो चुका था। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी सामने आए। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे, पर वह काफी शक्तिशाली थे। अब उसमें कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीकों से चल रहा था शासन। उसमें आता है नाम शेरशाह सूरी का। 1540 से 1545 केवल 5 साल ही उन्होंने वो शासन में रहे। लेकिन आगे आप देखते हैं कि बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाकों के प्रबंध से रूप में उन्होंने अपना काम शुरू किया था। आगे चलकर उन्होंने काफ़ी उन्नति किया और मुगल सम्राट जो हुमायूं है, अकबर का बेटा, 1530 से 40, 1555 से 56 और उसको कई बार उन्होंने चुनौती देकर उनको हराया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 अपना शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी उसने चुस्त बना दिया। जैसा भू राजस्व नीति के बारे में हो, मुफ्ती के बारे में हो, सैनिकों के नगद वेतन के बारे में हो, तो कई सारे उन्होंने काम, बहुत अच्छे काम शेरशाह सूरी ने किया। उन्हीं के समय ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो भी तैयार हुआ। महान सम्राट अकबर जो 1556 से 1605 बहुत लंबा पीरियड अकबर ने शासन किया। जब वो मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को उन्होंने अपनाया, तो काफ़ी उनकी प्रशासन व्यवस्था अच्छी थी। अब यहाँ दूसरा एक हम अन्य स्रोत के बारे में देखते हैं, फ्रांस का उदाहरण। 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म युद्ध, इन तीनों का संकल्पों को आप देखिए। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ से फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 भागों में विभाजित हुआ। पहला भाग था प्रार्थना करने वाला वर्ग, दूसरा वर्ग था युद्ध करने वाला वर्ग और तीसरा वर्ग था खेती करने वाला। जैसा कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके अलग अलग काम मनुस्मृति के आधार पर बताए गए थे, तो इसी तरह यहाँ भी आपको समाज के 3 वर्ण मिलते हैं। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी मिला। जब इस सामाजिक व्यवस्था को धार्मिक व्यवस्था का समर्थन मिलता है तो अन्य लोग भी उन पर विश्वास करने लगते हैं। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिली। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता है। ईसाई धर्म के एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका प्रयोग करता था। मतलब ईसाई धर्म के समूह इनको संरक्षण देता था और ईश्वरीय शांति यानी विश्व में शांति होनी चाहिए। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वह धर्म और ईश्वर के सेवा में समर्पित हो, और धर्म पर जब भी कभी इस तरह का कोई समस्या आती तो उस समय इन सैनिकों ने आगे होकर उसका सामना करना चाहिए और अपने धर्म को भी और ईश्वरीय सेवा को उन्होंने अपने आप को समर्पित इन योद्धाओं ने करना चाहिए। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई में विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने में भेज दिया जाए। जैसा कि आपस में जो छोटे मोटे राजा थे आपस में ना भिड़े ना लड़े, और उसके स्थान पर आप मुसलमानों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने के लिए इनको भेजा जाए, जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिससे क्रूसेड या धर्म युद्ध उसे कहा जाता है। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों को नाइट का हैसियत पूरी तरह बदल डाली, क्योंकि यह धर्म युद्ध में उसका रूप बदल गया। पहली नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी। कुलीन यानी विशेष वर्ग के लोग, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं को
दीनहीन और अतीत को भुला दिया गया और 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहने लगे। और इसी तरह आप देखेंगे समाज के 3 वर्ग किस तरह फ्रांस के अंदर आ गए। और फिर फ्रांस में 14 जुलाई 1789 में इस वर्ग के कारण ही वहाँ पर बड़ी क्रांति हुई। तो इसी तरह आपका ये दिल्ली के सुल्तान यह अध्याय खत्म होता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब करिए और अध्याय के नीचे जो दिए गए प्रश्न हैं आप उनको या अपने नोटबुक के अंदर लिखिए। सभी को धन्यवाद।